दोस्तों नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम आरबीआई ग्रेड बी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ को कर रहे थे, तो आज मैं आपके लिए सेकेंडरी मार्केट्स का टॉपिक लेके आ चुका हूँ दोस्तों, इससे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सारा कंटेंट मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूँ। सारी कंटेंट को पीपीटी में बनाना ये मेरा काम होता है, मुझे पढ़ना होता है, मुझे पढ़ाना होता है, और मुझे खुद अपने कॉलेज के बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से। तो मुझे भी काम काफ़ी करना पड़ता है, मुझे रात रात भर जग के ये सब काम करना पड़ता है। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, वो है लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब। क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे मेरे चैनल को, उतना मेरे भी मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और उतना ही जो मेरा पर्पस है, जो एम है, जो कि मेरा वीडियो बहुत से लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिले मेरे द्वारा, वो भी फुलफिल होगा दोस्तों। तो प्लीज़ 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 मेरी गुजारिश है आपसे कि इसे जितना हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो आज का फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट भी मैं लाऊंगा नेक्स्ट कल। तो इसमें क्या होगा, पहला स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे, सेकंड अपना डेट या बॉन्ड्स, ठीक है, थर्ड आपका डेरिवेटिव और फोर्थ आपका कमोडिटी मार्केट, ठीक है। ये 4 चीज़ें हम इस पूरे इसमें करेंगे। और इसके बाद आपका कैपिटल मार्केट का जो टॉपिक था, जो यूनिट सेकंड था हमारा आरबीआई ग्रेड बी का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चालू करते हैं स्टॉक मार्केट से। दोस्तों, स्टॉक मार्केट तो जैसे आपने पढ़ा ही होगा और मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है, डिस्कशन में। तो क्या होता है, जब कंपनीज आती है, लिस्ट होती है आईपीओ के थ्रू, तो शेयर्स आते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं। पर ऐसा तो हो नहीं सकता जो हम अपने जो शेयर्स खरीदे वो जाके कंपनी को वापस बेच दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो तब क्या होता है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक इन्वेस्टर होता है, दूसरा इन्वेस्टर होता है, तीसरा इन्वेस्टर होता है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिसको शेयर्स की ज़रूरत होती है। समझ लो मेरे पास शेयर्स है और मुझे उसे बेचना है, और कोई दूसरा पर्सन है और उसे उस शेयर को खरीदना है। तो उससे क्या होता है, मेरी डिमांड भी फुलफिल हो रही है, मुझे शेयर्स को अपना बेचना है उसको, और उसकी डिमांड भी फुलफिल हो रही है, उसको शेयर्स को खरीदना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है बेसिक सा अपना स्टॉक मार्केट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इक्विटी या शेयर मार्केट। इक्विटी क्या होती है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कुछ शेयर निकाले और मैंने कुछ शेयर खरीद लिए। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे उस कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाएगी, ओनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास है टोटल 100 शेयर्स थे, मैंने उसके 10 शेयर्स खरीद लिए, मतलब मैं 10% की हिस्सेदारी उस कंपनी में रखता हूँ। कैसे निकाला मैंने, 10/100, जितना शेयर्स उसने दिया, ठीक है, और कितना मैंने खरीदा अपन उसने कितना दिया, टोटल कितना उसने निकाला, उतना परसेंट की हिस्सेदारी हो जाएगी। ये होता है इक्विटी, ठीक है, एकदम बेसिक सा, समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड होता है पार्ट ओनरशिप। वही पार्ट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। आप हिस्सेदारी रख देते हो, शेयर्स के बदले आपको हिस्सेदारी मिलती है, और कितना हिस्सेदारी मिलती है, जितना आप शेयर्स खरीदते हो और जितना टोटल शेयर्स है उसके हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिल जाती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपका पार्ट ओनरशिप में आ जाता है। और तीसरा होता है डिविडेंड। और डिविडेंड क्या होता है, समझ लो कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1 साल के बाद कुछ प्रॉफिट होता है, तो कंपनी अगर चाहे तो, देखो इस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, चाहे तो, कंपल्शन नहीं होता है कंपनी के पास कि आप जाके बेच ही दो। अगर कंपनी चाहे तो अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अकॉर्डिंगली आपने कितना शेयर्स खरीदा है उसके हिसाब से। समझ लो कोई 2 शेयर खरीदा है और कोई 10 शेयर खरीदा है, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट परसेंट होगा, जो 10 शेयर खरीदा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा देगी कंपनी, है ना भाई, क्योंकि आपकी ज़्यादा हिस्सेदारी है तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा मिलने का हक भी है, और इसके पास कम है तो उसको कम देगी। पर ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी नहीं चाहिए तो नहीं देगी। और क्योंकि होता क्या है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो सारा प्रॉफिट देते नहीं है, उन लोग अपने रिजर्व्स में रख लेते हैं, रिजर्व्स। इससे क्या होता है, जब कंपनी रिजर्व्स में रखती है तो उसकी जो नेट वर्थ होती है ना कंपनी दोस्तों, वो भी बढ़ जाती है, और नेट वर्थ बढ़ने से कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी दिखती है, और उतने ही ज़्यादा उसको इन्वेस्टर्स बाद में मिलते हैं, उतनी कम रेट में बैंक्स भी उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ये होता है बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट डिविडेंड का, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों
हम चलते हैं कुछ और 3 कॉन्सेप्ट पे, वो है लिक्विडेशन। अब क्या होता है, समझ लो बाय चांस कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है आपकी, ठीक है, दिवालिया घोषित बोलते हैं ना, बंद पड़ गई कंपनी, तो क्या होता है, उनको जो भी डेट होल्डर्स हैं, डेट होल्डर्स फॉर एग्जांपल समझ लो कंपनी ने किसी से लोन लिया था या बॉन्ड्स, है ना, ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले उनको उनके पैसे उनको लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। बैंकरप्ट हो गई तो भाई तुम्हें हम तुमसे पैसा लिए थे, कुछ इंटरेस्ट था, उसका ऑब्लिगेशन है कि आप प्लीज़ उसको पैसे लौटाओ उसके, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बचे, उसके बाद अगर कुछ बचे तो वो शेयर होल्डर्स को देगी। शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी होल्डर्स, समझे कॉन्सेप्ट, समझे। डेट होल्डर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी की होती है कि वो डेट होल्डर्स को पैसा दे। उसके बाद अगर कुछ बचता है, नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा, बचेगा तो हाँ दे देंगे अपनी इक्विटी के हिसाब से, ठीक है, ओनरशिप के हिसाब से वो दे देंगे, बस इतना सा समझ में आया लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आता है दोस्तों स्टॉक इंडेक्स, आपको पता ही होगा, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है आपका निफ्टी, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला वो रहता है। इसमें 50 कंपनीज रहती है और बीएसई में 30 कंपनीज रहती है, टॉप 30 कंपनीज। इसमें क्या होता है, अब आप देखते हो ना सेंसेक्स, अरे आज शेयर मार्केट का प्राइस गिर गया या प्राइस बढ़ गया, सेंसेक्स ऊपर है सेंसेक्स नीचे, ये सब आप देखते होंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएसई के टॉप 30 कंपनीज के जो शेयर्स का है उसका एवरेज ले लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं और वो दिखा देते हैं बीएसई में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और टॉप 50 कंपनीज का, टॉप 50 कंपनीज का एवरेज ले लेते हैं निफ्टी में और वो दिखा देते हैं आपको, उसका एक इंडेक्स बना देते हैं, उसका वेटेड एवरेज लेते हैं, उसका इंडेक्स बना देते हैं, वो आपका निफ्टी में दिखा देते हैं, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट हो गया स्टॉक इंडेक्स का, ठीक है। और अब आता है दोस्तों कॉन्सेप्ट, अब आता है दोस्तों मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इतने सारे कंपनीज जब शेयर्स निकालती है, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, सारे तो मैनेज नहीं कर सकते कंपनी को, ठीक है। इतने सारे लोग जब बैठे हैं तो सारे तो मैनेज कर नहीं सकते और सारे तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते। तो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज कुछ लोग को असाइन करती है भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कुछ लोग को बोलती है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जितने भी डिसीजन से आप लो, जितने भी कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस है, कितना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है या किस मार्केट में हमें एक्सपेंड करना है, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करे या ना करे, आप वो सब करो, ठीक है। हम लोग अगर कुछ करना है तो शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट दे देंगे। समझ लो आपने कुछ डिसीजन में कुछ डिसीजन आपने लेके आ गया, जो जो हम लोग होते हैं शेयर होल्डर्स, उनको ये राइट होता है कि हाँ आप वोटिंग करके बता सकते हो, चलो ठीक है हाँ या नहीं, समझ रहे हो। हमारे पास शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ वोटिंग राइट होता है और जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग की राइट होती है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और वो वोटिंग राइट के थ्रू उन लोग अप्रूव ले लेते हैं शेयर होल्डर्स का कि अच्छा हाँ ठीक है या ना, समझ में आ गया। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका ये वाला। तो दोस्तों अब हम आते हैं डेट और बॉन्ड मार्केट पे। तो डेट इंस्ट्रूमेंट पहले आप समझ लीजिए ये होता क्या है, बहुत आसान सी भाषा में आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। समझ लो कोई एक पार्टी है, ठीक है, कोई एक पार्टी है, उसे लोन चाहिए, उसे लोन चाहिए, ठीक है, और वो जाता है दूसरी पार्टी के पास, तो उसको हम कहते हैं, जिसको लोन चाहिए उसे हम कहते हैं इशूअर। वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगा, ठीक है। और जो उसको पैसा देगा, जो उसको पैसा देगा वो होता है बायर। बायर क्यों होगा, क्योंकि वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है उसे वो बाय करेगा और उसके बदले उसे पैसा दे देगा, ठीक है। इतना सा सबसे पहला कॉन्सेप्ट। एक होता है टर्म इशूअर, एक होता है बायर। ये टर्म समझ में आ गया। इशूअर कौन होता है भाई, जो एक डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू करेगा, बोलेगा भाई इतना कुछ एक इशू करेगा इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का लिखा रहेगा, इसमें भाई हमें 100 रुपये की ज़रूरत है, लो। बायर क्या होगा, ठीक है आप दो मुझे वो इंस्ट्रूमेंट दो, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, लेकिन ऐसा तो देगा नहीं वो, लेकिन आपको मुझे एक मैच्योरिटी पीरियड होगी, समझ लो 2 साल 3 साल, मुझे आपको एक इंटरेस्ट पीरियोडिकली देना भी होगा, साथ में मैच्योरिटी के टाइम वो जो अमाउंट मैंने आपको दिया था, जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, उससे आपको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और देख लो। फेस वैल्यू क्या होती है, जितने अमाउंट में भाई
मैंने डेट इंस्ट्रूमेंट को लिया, ठीक है, जितने अमाउंट में मैंने डेट इंस्ट्रूमेंट को लिया। एग्जाम्पल वही इशूअर बायर कॉन्सेप्ट, इशूअर 100 रुपये का डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया मुझे, क्योंकि उसको 100 रुपये की ज़रूरत थी, बायर ने परचेस किया फेस वैल्यू पे, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू पे बायर ने परचेस कर दिया, 100 रुपये में उसने खरीद लिया। अब उसने बोला इशूअर ने कि भाई हम तुम्हें मैच्योरिटी जो भी होगी 2 साल या 3 साल, उतने टाइम में आपकी फेस वैल्यू रिटर्न कर देंगे, प्लस आपको हर साल 5% का इंटरेस्ट देंगे। पर हम इसे इंटरेस्ट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं प्रीमियम। हम आपको 5% का प्रीमियम देंगे। अब 5% कितना होता है 100 का? 5 रुपये। मतलब पहले साल में उसे 5 रुपये मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो बायर था उसे 5 रुपये मिलेगा, 2 साल की मैच्योरिटी थी। दूसरे साल में उसे 5 रुपये मिला, साथ में उसे 100 रुपये भी मिल जाएंगे। समझ गए? इतना आसान सा कॉन्सेप्ट, समझा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब ये आप स्लाइड पढ़ लो, आपको सब समझ में आ जाए। तो अब इसके फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला है वैरायटी ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेफिनेटली डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को देख के तो आपको कुछ याद आ ही रहा होगा, तो ये हमने कवर कर लिया था। और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में फ़र्क सिर्फ इतना है, बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ इशू कर सकती है, जैसे कि अपना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो डिबेंचर्स है वो आपकी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ इशू करती है, प्राइवेट फर्म्स इशू करती है आपकी, ठीक है। और दूसरा है फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अब ये समझिए, आपने वो समझा होगा कि जो इशूअर रहता है वो बॉन्ड इशू करता है, जो बायर होता है वो बॉन्ड खरीद लेता है, ठीक है, और इशूअर फेस वैल्यू पे जो है वो बॉन्ड को देता है, ठीक है, पर उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रीमियम, है ना, प्रीमियम या कूपन रेट, वो देता रहता है बायर को रेगुलरली, ठीक है। पर अगर ये समझ लो 5% फिक्स्ड है तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड रेट आपको देना है हर साल, ये होता है फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट। और फ्लोटिंग होता है कि समझ लो पहले साल आपने 2% का दिया, सेकंड ईयर 5% का दे दिया, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहे हो, ये होता है फ्लोटिंग रेट, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट का। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या फ़र्क, मतलब इनका रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली क्या होता है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, या बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब बॉन्ड प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, समझ लो 2 बॉन्ड्स हैं, एक है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसकी फेस वैल्यू है 100, और एक है प्राइवेट बॉन्ड, उसकी भी फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज़ है, दोनों की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। गवर्नमेंट बॉन्ड आपको 6% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और प्राइवेट बॉन्ड आपको 5% का दे रहा है। तो डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर तो भाई फ़ायदा तो गवर्नमेंट बॉन्ड में, वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा दे रहा है। तो अगर आप ओवरऑल उसको देखो सिनेरियो, ओवरऑल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उसको जो बॉन्ड प्राइस 100 रुपये का लगेगा गवर्नमेंट में, वो कम तो लगेगा ना, क्यों कम तो लगेगा ना भाई, उसको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है उसमें, तो कम तो होगा। नेट देखोगे वैल्यू तो कम होगा। और वैसे ही अगर वो प्राइवेट का देखेगा जिसमें 5% मिल रहा था, वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा कि 6% ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, 5% में कम रिटर्न मिलेगा, तो वो उसे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए इसका रिलेशनशिप इन्वर्स होता है। बॉन्ड प्राइस जैसे बढ़ता है इंटरेस्ट रेट कम होता है, बॉन्ड प्राइस कम होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इतना सा ये आपका था। अब है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट बॉन्ड। प्रीमियम बॉन्ड क्या होता है भाई, अगर ओरिजिनल वैल्यू से बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल वैल्यू थी 100, बॉन्ड वैल्यू 102 हो गई, तो इसे कहते हैं प्रीमियम बॉन्ड, पार वैल्यू से बड़ी होके उसको मिल रहा है। और वैसे ही डिस्काउंट बॉन्ड ही होता है, 100 रुपीज़ का बॉन्ड था और 98 में मिल रहा है, वो डिस्काउंटेड बॉन्ड हो गया, ठीक है, मार्केट रेट से 2 रुपये कम था तो ये डिस्काउंटेड हो गया, ठीक है। अब आता है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स। ये एकदम सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी अर्लियर स्लाइड्स में डिस्कस किया था। इसमें वही होता है कि इक्विटी होल्डर्स को पैसा जो है वो बाद में मिलता है, पहले डेट होल्डर्स को कंपनी पैसा देती है।
प्रायोरिटी उनकी डेट होल्डर्स ही रहती है। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है वही वाला। अब एक होती है क्रेडिट रेटिंग। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें क्या होता है, इनको रेट करती है एक एजेंसी होती है और उनको रेट करती है। जैसे कोई भी बॉन्ड है, उसमें अगर इंश्योरेंस अच्छा होगा, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूजुअली आप जानते हैं गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स आती है, आप लगा लो भाई, आपको रिटर्न तो मिल ही जाएगा, इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क कम है करके उसको रेट हाई मिलता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ट्रिपल ए रेटिंग या डबल ए रेटिंग मिलती है, वैसे ही कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है जिसमें इंश्योरेंस कम होता है या रिस्की होते हैं जो, उनकी रेटिंग कम मिलती है, डबल बी या सी रेटिंग मिल जाती है। तो ये था कुछ फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड मार्केट्स। अब आ जाते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ बॉन्ड मार्केट में। पहला है कॉलेबल बॉन्ड्स। तो ये कॉन्सेप्ट वापस से दो, एक होता है इशूअर जो कि बॉन्ड इशू करता है, एक होता है बायर जो कि बॉन्ड परचेज करता है। बॉन्ड परचेज किया, उसने उसकी फेस वैल्यू दे दी इशूअर को, और अब इशूअर को हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टिल मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट में उसे फेस वैल्यू भी लौटानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब सोच रहे हैं आपको इशूअर के पर्सपेक्टिव से, इशूअर को तो भाई डेट हो रहा है, उसकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, उसे हर साल पैसा भी देना है, मतलब उसको एक्सपेंस है, वो एक तरह का एक्सपेंस ही तो है उसके लिए, वो भी एक्स्ट्रा का। तो अगर वो चाहे तो अपना डेट को कम करने के लिए क्या करेगा, भाई 3 साल तक था, अब वो बोलेगा हम 2 साल में ही निपटाते हैं भाई इस लोन को, भाई हो गया अपना सरदर्दी खत्म। या हमें कोई ऐसा और बॉन्ड मिल गया जिसमें मुझे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो भाई मैं उस इंटरेस्ट पे मैं उस बॉन्ड को बेचूँ ना, मैं उस इंसान को बेचूँ ना उस बॉन्ड को। तो ये होता है कॉलेबल बॉन्ड। ठीक है, व्हेन द इशूअर ऑफ द बॉन्ड calls out his right to redeem the bond even before it reaches its maturity is called a callable bond। समझ गया क्या? इतने आसान भाषा में समझ आ गया? आई होप आपको आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए भैया कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ दोबारा समझाइए, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, यही मेरा मोटो है। सेकेंड है पुटेबल बॉन्ड्स। एक बात हमेशा याद रखना, कॉल पुट दे आर एंटोनिम्स, दैट मीन्स वो अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जब बॉन्ड होल्डर है वो उसको पैसा चाहिए, समझ लो फॉर एग्जांपल एक था, वापस से वही कॉन्सेप्ट, अपन एक ही चीज़ को बात करेंगे, उसी से समझेंगे सब। पहला है इशूअर, दूसरा है अपना बॉन्ड होल्डर। ठीक है, बायर। ठीक है, इशूअर ने बॉन्ड निकाला, बॉन्ड होल्डर ने बॉन्ड लिया, उसको फेस वैल्यू दे दिया, और अब इशूअर उसको टिल मैच्योरिटी तो इंटरेस्ट ही पे कर रहा है। अब बाई चांस जो बॉन्ड होल्डर है उसे लगा भाई मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, बॉन्ड होल्डर को। तो बोला भाई प्लीज़ मुझे अपना आप दे दो, जो भी फेस वैल्यू था मुझे दे दो, और इस बॉन्ड को ख़त्म करो। वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे जो इशूअर था वो ये कर रहा था, अब यहाँ पे बायर कर रहा है, बॉन्ड होल्डर कर रहा है ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया? और वो क्यों करता है, या तो उसे ज़रूरत पड़ती है, या उससे वैसे ही कुछ एक हायर इंटरेस्ट में कोई एक बॉन्ड मिल जा रहा है तो वो उसमें लगाना चाहता होगा। ठीक है, समझे? बस चीज़ें वही है, पर्सपेक्टिव अलग है। पहले आप पर्सन ए मतलब ईश्वर के शूज़ में रह के सोच रहे थे, और अब आप पर्सन बी डेट इज बायर या बॉन्ड होल्डर के शूज़ में रह के सोच रहे हो। बस ऐसे ही सोचना है दोस्तों। फाइनेंस इज ऑल अबाउट थिंकिंग। बस आपको उस इंसान के शू में खड़े होकर सोचना है, बस आपका फाइनेंस हो जाएगा। इतना आसान सा है। और तीसरा है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपने फेस वैल्यू, वापस वही कॉन्सेप्ट, मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट में आऊँगा। एक होता है इशूअर, ठीक है, पहला। दूसरा होता है बायर, दूसरा। इशूअर फेस वैल्यू से वो इशू करवा देता है ना, कॉन्सेप्ट वही है, फेस वैल्यू लिखता है उस बॉन्ड में, बायर देता है फेस वैल्यू और इशू हो गया। पर इसमें हमेशा क्या होता है, जो इश्यूअर होता है वो एक इंटरेस्ट पे करता है, मतलब कूपन पे करता है ना, हर साल एक कूपन देगा वो। जैसे 5% है 100 रुपये का, तो 5 रुपये हर साल 5 रुपये देगा, और मैच्योरिटी में वापस वो 5 रुपये के साथ 100 रुपये भी दे देगा। समझ में आ गया इतना? पर इसमें क्या होता है, इसमें बोलता है भाई हम आपको कूपन नहीं देंगे, ठीक है, हम आपको कूपन ही नहीं देंगे। तो इसमें भाई मेरा क्या फ़ायदा, इसमें एक बायर का क्या फ़ायदा है? तो क्या करते हैं उन लोग, जितना भी फेस वैल्यू जैसे 100 है तो उससे वो कम में, उसमें फेस वैल्यू 100 लिखी रहेगी, पर आपको प्राइस सिर्फ 90 या 92, 91, 85 ऐसा कुछ पे करना है। और मैच्योरिटी डेट में वो जो भी बॉन्ड इशू किया हुआ है वो आपको 100 रुपीज़ दे देगी। फ़ायदा हो गया, बात वही होगी ना, फ़ायदा तो हो रहा है आपका, बट वो ऐसे फ़ायदा हो रहा है।
इसमें हर साल का झमेला नहीं होता कंपनी को कि भाई इस साल भी करना है, उस साल भी करना है, ऐसा नहीं होता। तो ये होता है अपना जीरो कूपन बॉन्ड्स, है ना। तो अब आते हैं हम परपेचुअल बॉन्ड्स में। नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस, जिसका कोई अंत ना हो। तो ये एक ऐसा टाइप का बॉन्ड है जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती। वही कॉन्सेप्ट, इश्यूअर बॉन्ड होल्डर। इश्यूअर आपको फेस वैल्यू में बॉन्ड इशू कराया, बॉन्ड होल्डर ने पैसा दिया इशूअर को, बॉन्ड ले लिया। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, आई गेस अभी तक तो याद भी हो गया होगा जो मैं बता रहा हूँ, ले लिया उसने, है ना। अब इश्यूअर जो है वो कूपन के साथ पे करता है, जैसे इंटरेस्ट रेट लगता है उसका 5% का, जैसे 5। इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। मैच्योरिटी डेट है ही नहीं, हर साल जैसे 5% का है तो 5 हर साल देता जाएगा। मैच्योरिटी डेट है ही नहीं, आपको मिलता आएगा पैसा। तो ये होता है परपेचुअल बॉन्ड, ठीक है, नेवर एंडिंग बॉन्ड्स, इजी। अब इसके बाद आता है सीरियल बॉन्ड्स। सीरियल बॉन्ड्स मतलब आप समझ पा रहे होंगे, सीरियस टाइप कुछ है, मतलब इसमें क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट, इश्यूअर बॉन्ड होल्डर। इश्यूअर ने दिया भाई पैसा, बोला 5 साल की मैच्योरिटी डेट है आपकी, 5 साल की मैच्योरिटी डेट, 5 साल में आपको फेस वैल्यू के साथ कूपन के साथ सारा पैसा वापस। बॉन्ड बॉन्ड होल्डर बोला बढ़िया है, ये तो ले लिया उसने। अब जो इश्यूअर है वो बोला भाई यार क्या पता मैं उस 5वें साल में पैसा लौटा ही ना पाऊँ, उसका 100 रुपये जो फेस वैल्यू का अमाउंट है। तो वो क्या करता है, कूपन रेट का 5 रुपये, 5% इंटरेस्ट था, 5 रुपीज़ दे रहा है, पर एक्स्ट्रा समझ लो उसने दे दिया 15 रुपये दे दिया, अभी फर्स्ट ईयर में 15 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। क्यों दे रहा है, ताकि वो जो फेस वैल्यू है ना उसे वो कम कर रहा है, ताकि उसे लास्ट ईयर उतना उस पर जिम्मेदारी या बर्डन ना आए कि भाई वो पैसा लौटाए, उतना बर्डन नहीं आना चाहिए करके वो इसको सेग्रीगेट करके उस अमाउंट को वो दे रहा है। वो होता है सीरियल बॉन्ड्स। बहुत आसानी से दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आएगा क्यों क्यों, ठीक है। अब होता है एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स। एक्सटेंडेबल, इशूअर बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर बोला भाई मैच्योरिटी डेट 5 साल है, हमें 5 साल नहीं, हमें 8 साल चाहिए। हम अपने हिसाब से मैच्योरिटी डेट बढ़ा दी है उसने। बॉन्ड होल्डर ने बोला भाई हमें 5 साल नहीं मैच्योरिटी चाहिए, हमें 8 साल कर दो आप। तो उसे बोलते हैं हम एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें आप मैच्योरिटी डेट्स के साथ खेल सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो वो होते हैं एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स। फिर क्लाइमेट बॉन्ड्स एंड वॉर बॉन्ड्स। ये सब बॉन्ड जो होते हैं ना, ये इमरजेंसी बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सब बॉन्ड्स यूजुअली गवर्नमेंट इशू करती है ताकि आपको फंड्स फटाक से मिल पाए। समझ लो कुछ भी ड्रॉट लाइक सिचुएशन अकर हो गई कंट्री में, साइक्लोन आ गया, ठीक है, तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है भाई हमें फंड्स चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर पाए। तो उस टाइम पे ये सब बॉन्ड्स रिलीज होते हैं। या कोई वॉर हो गया, एक्सटर्नल वॉर हो गया, टेंशन जनरेट हो रही है, ठीक है, तो ये सब बॉन्ड्स का गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि फंड्स जनरेट हो जाए, इजी। फिर होता है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। देखो फिक्स और फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। फिक्स में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स होता है, कूपन रेट आपका फिक्स होता है। फ्लोटिंग में क्या होता है, कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट आपका फ्लोट होता रहता है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट। दोस्तों ये इतने कठिन कॉन्सेप्ट्स जो होता है ना, लोगों को डर होता है भाई फाइनेंस कितना टफ है। तो ये जो डर था दोस्तों, आई होप आपका मैं कम कर पा रहा हूँ। और कुछ भी आपको रिकमेंडेशन है या सजेशंस देने हैं मुझे, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और प्लीज़ मेरे सेशन को शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें चैनल की, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।